Okay, so let us start the new topic and the new topic is effective mass. हमारे पास अगला टॉपिक जो है दैट इज़ द इफ़ेक्टिव मास. इफ़ेक्टिव मास का कॉन्सेप्ट स्पेसिफिकली सेमीकंडक्टर फिजिक्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज इफ़ेक्टिव मास के जब हम वैरायटी की बात करते हैं तो हम एक बार कहते हैं कि हमारे पास एक पॉजिटिव इफ़ेक्टिव मास है एक तरह के पार्टिकल का, निगेटिव इफ़ेक्टिव मास होता है एक तरह के पार्टिकल का. तो दिस इज़ अ न्यू कॉन्सेप्ट क्योंकि हमारे पास मास के बारे में ये आइडिया है कि मास हमेशा पॉजिटिव होता है. अगर हम ग्रेविटेशनल मास की बात करते हैं जिसका आइडिया हमारे पास है बाय द ग्रेविटेशनल थ्योरी बाय न्यूटन, तो उसमें ये कहा जाता है कि मास पॉजिटिव होता है, तो इसीलिए जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो हमेशा अट्रैक्टिव होता है. चार्जेस प्लस माइनस दो तरह के हो सकते हैं बट मास हमेशा पॉजिटिव होता है. लेकिन जब हम सॉलिड स्टेट फिजिक्स में आते हैं, जब सेमीकंडक्टर फिजिक्स की बात करते हैं, तो हम वहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है, जो पार्टिकल जिसको हम चार्ज कैरियर मान रहे हैं, उसके अलावा हम एक और पार्टिकल की बात करते हैं, एक सूडो पार्टिकल जिसको कि हम होल कहते हैं. तो ये कहा जाता है कि इलेक्ट्रॉन जब अपनी जगह अपने लैटिस में छोड़ता है, बॉन्डिंग स्ट्रक्चर से अपनी जगह हटता है, तो जो खाली जगह बचती है वो खाली जगह इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने वाली जगह के रूप में काम करती है और वो एज अ पार्टिकल हम मानते हैं, एज अ पार्टिकल, पॉजिटिव पार्टिकल यानी होल उसको हम कहते हैं. तो होल कॉन्सेप्ट वहाँ से ओरिजिनेट होता है. तो इसका मतलब है कि हमारे पास दो तरह के पार्टिकल हैं, एक पॉजिटिव पार्टिकल है होल और एक नेगेटिव पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन. तो अब बात आती है कि जो खाली जगह है क्या उसका भी कोई मास माना जा सकता है, क्योंकि एज अ पार्टिकल आप कह रहे हो बिहेव करता है, तो अब एज अ पार्टिकल बिहेव करता है तो उसका पॉजिटिव मास, आप पॉजिटिव चार्ज ले रहे हो तो उसका मास क्या लोगे. तो इन सवालों के जवाब को देता हुआ ये कॉन्सेप्ट होता है इफ़ेक्टिव मास. समरफील्ड ने इसको डेवलप किया था और शुरुआती ओल्ड क्वांटम मैकेनिक्स और न्यू क्वांटम मैकेनिक्स जब डेवलप हो रही थी ओल्ड के बाद, उस दौरान का एक कॉन्सेप्ट है और ये अपने समय का बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रहा है फर्दर अंडरस्टैंडिंग के लिए. तो सबसे पहले तो हम इसकी मैथमेटिकल स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद फिर इसके मतलब के बारे में बात करेंगे कि पॉजिटिव मास का मतलब क्या है, नेगेटिव मास का मतलब क्या है. तो बेसिक आइडिया क्या है? बेसिक आइडिया यहाँ पर हमारे पास ये है, जो हमारा बेसिक आइडिया है, बेसिक आइडिया कहाँ शुरू होता है कि हम ये कहते हैं कि जो हमारा सेमीकंडक्टर है उसके अंदर मान लो इस तरह से बहुत सारे आयन्स हैं. ठीक है, आयन्स हैं. इन ये आयन क्यों बने? क्योंकि इनसे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल चुके हैं. अब हमारा जो इलेक्ट्रॉन है, जब इलेक्ट्रॉन इनसे होकर गुजरता है, इनके बगल से गुजरता है इलेक्ट्रॉन, तो सवाल ये है कि क्या इलेक्ट्रॉन किसी तरह का पोटेंशियल में चेंज देखता है? क्या वो सिर्फ एक कांस्टेंट पोटेंशियल देखता है, इन सारे आयनों की वजह से एक कांस्टेंट पोटेंशियल देखता है? तो ब्लॉक जो थे वो कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होता है. इसका जो पोटेंशियल होता है वो पोटेंशियल एक पीरियोडिसिटी को देखता है. मतलब जब आपका पार्टिकल इस जगह से गुजरेगा, जब आपका पार्टिकल इस लोकेशन से गुजरेगा तो यहाँ पोटेंशियल ऑब्जर्व करेगा Vx मान लीजिए. फिर जब पार्टिकल यहाँ से गुजरेगा तो वो पोटेंशियल ऑब्जर्व करेगा Vx+a. जब वो यहाँ से गुजरेगा तो वो महसूस करेगा x+2a. a क्या है? a इनके बीच की दूरी है. इस तरह से a को लैटिस कांस्टेंट कहते हैं. तो इसका मतलब उन्होंने ये बताया है कि जो पार्टिकल जो पोटेंशियल महसूस कर रहा है इन इन चार्जों के सामने, वो और जो उनके बीच का हिस्सा है, उनके बीच के रीजन है, इनमें जो पोटेंशियल महसूस कर रहा है वो डिफरेंट होता है. तो हम ब्लॉक के हिसाब से एक तरह का पीरियोडिक पोटेंशियल है, एक तरह का पोजीशन के साथ चेंज होने वाला पोटेंशियल है जो कि वो ऑब्जर्व करता है. तो उसका पहली मतलब कुल मिला के कहने का मतलब है कि वो एक कांस्टेंट पोटेंशियल नहीं महसूस कर रहा है. वो जो इलेक्ट्रॉन है वो जो मूव करता है तो वो एक पीरियोडिक पोटेंशियल महसूस करता है. दिस वाज द मेन की आइडिया ऑफ दिस होल कॉन्सेप्ट. ठीक है, तो अगर पीरियोडिक पोटेंशियल महसूस करता है तो फिर उसके बाद उसकी वजह से वो श्रोडिंगर इक्वेशन को हम जब सॉल्व करते हैं तो फिर उस दौरान फिर हम देखते हैं किस तरह से अलाउड सोल्यूशन, नॉट अलाउड सोल्यूशन, क्रॉनिक-पेनी मॉडल, ये सब कुछ आपको वहाँ पर दिखाई पड़ता है. वो सारी थ्योरी इससे पहले के वीडियो में आपके सामने है. अब यहाँ पर समरफील्ड क्या कहते हैं? समरफील्ड ये कहते हैं कि जब ये पार्टिकल इस तरह से मूव करता है और वो अलग अलग जगहों पर एक तरह के पीरियोडिक पोटेंशियल महसूस करता है तो उसका मास जो होता है वो भी चेंज होता है. उसका मास
जो नॉर्मल इलेक्ट्रॉन का हम मास लेके चलते वो नहीं रहता है, क्योंकि वो बहुत सारे चारों तरफ से आयनों, अब आयन केवल एक तरफ थोड़ी है, वन डायमेंशनल तो है नहीं, आयन तो ऊपर ऊपर भी होंगे जहाँ से वो मूव कर रहा होगा, इसके टॉप पर भी होंगे। मतलब अगर हम डायमेंशनली बात करें तो इलेक्ट्रॉन यहाँ जा रहा तो इधर इधर आगे पीछे हर तरफ आयनों है, तो आयनों के एक जाल से निकल के जब वो जा रहा है इलेक्ट्रॉन, तो उसके ऊपर जो पोटेंशियल महसूस कर रहा है, अट्रैक्टिव पोटेंशियल, उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन का जो ओरिजिनल मास होता है, जो कि हम नॉर्मली इलेक्ट्रॉन का मास कहते हैं 9.1 10⁻³ किलोग्राम, वो नहीं रहता, वो उससे चेंज हो जाता है, उससे डिफर कर जाता है, और उसी मास को हम इफेक्टिव मास कहते हैं। क्योंकि इफेक्टिव मास मीन्स वो मास जो एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन वहाँ पर ऑब्जर्व कर रहा है, इलेक्ट्रॉन वहाँ पर कैरी कर रहा है। एक तो बात तो ये हो गई, बेसिक आइडिया है। अब जरा हम देखते हैं कि कहाँ से शुरुआत होती है। तो देखो बच्चों, ऐसा होता है कि हमें मालूम है कि जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है, इलेक्ट्रॉन का मोशन होता है, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, तो इसके साथ एक वेव बिहेवियर जुड़ा होता है। ठीक है, इसके साथ एक वेव बिहेवियर जुड़ा होता है, और उस वेव बिहेवियर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास एक ग्रुप वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट होता है। हमारे पास ये कहते हैं कि एक ग्रुप वेलोसिटी है, और ग्रुप वेलोसिटी जो होती है वो होती है d⍵/dk। दिस इज़ द ग्रुप वेलोसिटी। एक चीज़ और हम लोग यहाँ पे कहते हैं, ऑल्सो हमारे पास कॉन्सेप्ट है कि E = h होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं h/2π तो ये हो जाएगा h क्रॉस ओमेगा। तो यहाँ से ओमेगा बराबर हो जाएगा E/h×। तो ये हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आ गया, ओमेगा बराबर E/h×। तो d/dk हो गया, E/h× हो गया, तो यहाँ से हो जाएगा 1/h× dE/dk। तो हमारे पास ग्रुप वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो गया, 1/h× dE/dk। दिस इज द फार्मूला फॉर द ग्रुप वेलोसिटी। और ये ग्रुप वेलोसिटी का फार्मूला क्या है, वो जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, उस मूव करते हुए इलेक्ट्रॉन के साथ में, उस मूव करते हुए इलेक्ट्रॉन के साथ में जो वेव नेचर जुड़ा हुआ है, वो वेव नेचर एक ग्रुप ऑफ वेव पैकेट या ग्रुप ऑफ वेव ग्रुप के फॉर्म में, वेव पैकेट के फॉर्म में रहता है, एंड दैट इज द वेलोसिटी ऑफ दैट वेव पैकेट। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमने क्या कहा कि हमारे पास मान लो ये एक सेमीकंडक्टर का टुकड़ा है, सेमीकंडक्टर के टुकड़े में हमने एक इलेक्ट्रॉन को माना, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर हमने एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी है। ठीक है, तो हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो ये लगा दी, ई जो है हमारी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह से है कि इलेक्ट्रॉन, ये आपके पास ये प्लस चार्ज है यहाँ पर, और ये सॉरी इधर हम मान लें बहुत सारे माइनस चार्ज हैं, इधर बहुत सारे प्लस चार्ज हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से लगी हुई है, इलेक्ट्रॉन जो है आपका इस तरह से मोशन कर रहा है। तो अब इलेक्ट्रॉन जहाँ था वहाँ से वो dx डिस्टेंस चला, मान लो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे था और यहाँ तक बढ़ा, तो उसने dx डिस्टेंस कवर किया। इस दौरान जो उसको एनर्जी में चेंज था वो dE था। तो dx डिस्टेंस चला कितने समय में, dt टाइम में। तो हमने कहा इलेक्ट्रॉन था, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से क्या हुआ, उसके ऊपर जो फोर्स लगा, इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो फोर्स आया, उस फोर्स की वजह से वो dt टाइम में dx डिस्टेंस डिस्प्लेस हुआ। ठीक है, और dx डिस्टेंस जो वो डिस्प्लेस हुआ, उसको उसकी उस दौरान जो एनर्जी का चेंज था वो हमें कैलकुलेट करना है। तो आप कहोगे कि अब इसको हम वर्बली बोल दे रहे हैं कि लेट अस अप्लाइड द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एप्सिलॉन, लेट अस अप्लाइड एक्सटर्नल फील्ड एप्सिलॉन तो नहीं, ये ई ही है एक तरह का, अप्लाइड एक्सटर्नल फील्ड ई एक्ट्स ऑन द इलेक्ट्रॉन, एक्स ऑन इलेक्ट्रॉन फॉर इंटरवल, टाइम इंटरवल कितना लगा, फॉर टाइम इंटरवल dt टाइम इंटरवल के लिए लगा, एंड डिस्प्लेसमेंट इज एंड द डिस्प्लेसमेंट जो करस्पॉन्डिंग डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है, वो है dx। ठीक है, सो अब वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है, वर्क एनर्जी थ्योरम की कहती है कि आपका जो जितना चेंज इन जो एनर्जी होगा वो जो वर्क किया गया होगा उसके बराबर होगा। तो हमने कहा चेंज इन एनर्जी कितना है, चेंज इन एनर्जी इज द वर्क क्या होता है, फोर्स कितना होगा, -q टाइम E और dx। आपको मालूम है ना कि अगर कोई चार्ज q है, -q इलेक्ट्रॉन है, और उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपने ये लगा रखी है तो कितना फोर्स लगेगा, F = q टाइम इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वो चीज़ है। और चूँकि वर्क एनर्जी थ्योरम के हिसाब से
चेंज इन एनर्जी इज इक्वल टू द वर्क डन. तो चेंज इन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज व्हाट, this work, this force into the displacement, that is the work. फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट ही आपका वर्क होता है. तो अब आप यहाँ पे ऐसे कह सकते हैं कि डी ई इज इक्वल टू माइनस क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड डी एक्स बाई डी टी एंड मल्टीप्लाइड बाई डी टी से मल्टीप्लाई कर दिया तो जाएगा माइनस क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड वी डी एक्स बाई डी टी इज़ वी एंड दिस इज़ डी टी. अब इलेक्ट्रॉन के साथ क्या है, इलेक्ट्रॉन जब मूव कर रहा है तो उसके साथ जो वेलोसिटी होगी, उसकी जो वेलोसिटी होगी वो क्या है, ग्रुप वेलोसिटी. तो आपके पास जो ये v की वैल्यू है, ये v की वैल्यू आप क्या लिखनी है, जो आपने ऊपर निकाली 1/h क्रॉस डी ई बाई डी के, दिस इज़ द ग्रुप वेलोसिटी, जो हम लोगों ने इससे पहले देखो यहाँ पर लिखी भी है. तो इसको हम यहाँ पर रख देते हैं, इसकी वैल्यू को रख देंगे तो ये जाएगा चेंज इन एनर्जी इज इक्वल टू माइनस क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड 1/h क्रॉस डी ई बाई डी के एंड दिस इज़ डी टी. डी ई यहाँ है, डी ई यहाँ है, कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास यहाँ से आ जाएगा डी के इज इक्वल टू माइनस क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड पॉन एच क्रॉस और क्या बचेगा यहाँ पर डी टी. ये हो गया. यहाँ से हम एक वैल्यू निकाल सकते हैं माइनस क्यू टाइम इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ एच क्रॉस डी के बाई डी टी. ये एक इम्पॉर्टेंट सा एक्सप्रेशन है हमारे पास, इसको हम रखेंगे अपने पास, इसको यूज करेंगे आगे जा कर के. सपोज़ हम इसको मान लें 1, तो हमारे पास चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो प्रोडक्ट है वो एच क्रॉस डी के बाई डी टी के फॉर्म में आ गया है. अब क्या करेंगे, अब हम वापस से जाते हैं एक्सप्रेशन पर जो ग्रुप वेलोसिटी का है. by the relation for group velocity, by the relation for group velocity, okay, v is what, 1/h cross d e by d k. ठीक है, ये हो गया. अब हम वेलोसिटी को एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे टाइम के साथ में. वेलोसिटी को टाइम के साथ डिफ्रेंशिएट करने पर हम एक्सेलरेशन पाएंगे. तो आपके पास हो जाएगा डी वी बाई डी टी इज़ 1/h क्रॉस डी बाई डी टी ऑफ डी ई बाई डी के. ये आ गया. तो यहाँ से आपके पास हो जाएगा 1/h क्रॉस. अब हम लिख सकते हैं डी, अगर हम इसको ऐसे लिखें, ये रूल है, हम अपने चेन रूल की तरह से यूज कर सकते हैं, डी ई बाई डी के एंड डी के बाई डी टी. आई होप आप सबको इससे एग्री होगे. डी टी हमने रखा ही है, बस खाली उसकी जगह बदल दी है और डी के को इस तरह से कर दिया. ऐसा करने से थोड़ी सी सहूलियत हमारे पास क्या आ जाएगी कि हमारे पास हो जाएगा डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू 1/h क्रॉस. ओके, ये हो जाएगा डी टू ई बाई डी के स्क्वायर, ये पूरा हो गया. एंड वी हैव डी के बाई डी टी. ये जो डी के बाई डी टी है इसको हम कहाँ से निकाल के सकते हैं, एच क्रॉस. देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पर एच क्रॉस डी के बाई डी टी है, हमारे पास भी यहाँ डी के बाई डी टी है. एच क्रॉस को एडजस्ट करना है तो ठीक है, ये हम लिख सकते हैं 1/h क्रॉस तो है ही है, डी टू ई बाई डी के स्क्वायर भी है, और यहाँ पर हम लिख सकते हैं माइनस क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड बाई एच क्रॉस. ठीक है, इस तरह से आपने ये कर दिया यहाँ पर. तो ये आपके पास हो गया डी वी बाई डी टी, और अगर हम इस एच क्रॉस को मल्टीप्लाई कर दे तो 1/h क्रॉस का स्क्वायर डी टू ई बाई डी के स्क्वायर, और यहाँ माइनस क्यू टाइम दिस. अब जरा देखो ये है क्या, जरा देखें ध्यान से. दिस इज डी वी बाई डी टी, दिस इज नथिंग बट द एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज द एक्सेलरेशन, दिस इज एक्सेलरेशन, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज फोर्स. नाउ व्हाट विल बी द डायमेंशन ऑफ दिस क्वांटिटी, इस क्वांटिटी की डायमेंशन क्या होगी. तो अगर आपके पास कहीं एक्सेलरेशन दिया है, आपके पास फोर्स दिया है, तो यहाँ पर क्या होगा, इस जगह पे क्या क्वांटिटी होने वाली है.
तो हमें मालूम है एक फार्मूला F=ma। अब आपको सर क्वांटम मैकेनिक्स में क्या ये फार्मूला यूज होगा? हम क्वांटम मैकेनिक्स के बजाय हम डायमेंशन की बात करना चाह रहे हैं। अगर एक तरफ F दिया है, ठीक है, एक तरफ A दिया है, सिर्फ A है, यानी M को इधर डिवाइड किया गया होगा, तो ये ऐसा लिखा जा सकता है। अगर हम इसको लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं F/m इज़ A। तो यानी कि ये जो क्वांटिटी होगी इसकी डायमेंशन कितनी होगी? 1/m की, 1/मास की। तो यहाँ पर भी तो यही है, यहाँ ये फोर्स है, यहाँ पर ये एक्सेलरेशन है, तो इस क्वांटिटी की जो डायमेंशन होगी वो 1/m की होने वाली है, ठीक है ना। कैसे निकाला हमने? डायमेंशनली, न्यूटन के लॉ को बेस बना करके डायमेंशनली हमने निकाला। तो अकॉर्डिंग टू द Newton's law, according to the Newton's equation of motion, the dimension must be dimensionally we have this thing, we have 1/m is, अब यहाँ m स्टार कर दे रहे हैं, क्यों? क्योंकि ये जो m है ये वो नॉर्मल मास तो है नहीं, ये तो एक दूसरी तरह से निकाला गया है। और इसकी वैल्यू कितनी निकाली है आपने? 1/h² d2e/dk²। तो यहाँ से अगर हम क्या कर सकते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई करें। तो अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से m स्टार क्या निकलेगा? m स्टार यहाँ से निकलेगा h² d2e/dk²। ना बच्चों, ये जो टर्म हमारे पास आया है, दिस इज़ कॉल्ड द इफ़ेक्टिव मास, क्योंकि ये हमें काफ़ी कुछ बताने वाला है। क्यों? कैसे बताने वाला? ये अलग क्यों दिख रहा है? क्योंकि यहाँ इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि हमने पहले बात किया है कि इलेक्ट्रॉनिक्स में, सेमीकंडक्टर फिजिक्स में ई के डायग्राम जो होता है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर। ई के डायग्राम जो होता है वो एक बहुत ही, ई के स्पेस जो होता है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे मोमेंटम वेलोसिटी का स्पेस हो गया, चाहे वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट का स्पेस हो गया, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट टाइम का स्पेस हो गया, ग्राफ हो गया। तो वैसा ही यहाँ पर भी होता है। ई के डायग्राम होते दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ पर मास को हम डिफाइन कर रहे हैं एट द सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ ई एंड के। तो जब भी हम ई के स्पेस में जाएंगे, मान लीजिए हमने इधर के डिफाइन किया, इधर ई डिफाइन किया, और यहाँ हमने कोई कर्व बनाया, और ये जो कर्व है, इस कर्व का अगर हम सेकेंड डेरिवेटिव लेने का मतलब है जो उसका स्लोप के रेट ऑफ चेंज है, उसको जब हम लेंगे तो हमें किसकी जानकारी मिलने वाली हो जाएगी? मास की जानकारी मिलने वाली हो जाएगी। तो जिस भी जब पार्टिकल किसी पर्टिकुलर बैंड को बिलोंग करेगा, चाहे वैलेंस बैंड हो चाहे कंडक्शन बैंड हो, तो उस पर्टिकुलर बैंड में किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, उस पर्टिकुलर बैंड में किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर किस तरह से मास का वेरिएशन होगा, वो हम मास का कॉन्सेप्ट कैसे वहाँ पर काम करेगा, वो हम इस सेकेंड डेरिवेटिव वाले टर्म से निकाल सकते हैं। So this is going to be a very important term in the future, in the study of the semiconductor devices, semiconductor theory के लिए. So this m is called the effective mass. इसको हम effective mass कहते हैं. This is very important term. अब अगर हम इसको और बेहतर तरीके से समझना चाहें कि अच्छा, अगर मान लो अगर ये ओरिजिनेट क्यों हुआ, इफ़ेक्टिव मास ओरिजिनेट क्यों हुआ, तो मैंने कहा भाई इफ़ेक्टिव मास का ओरिजिनेशन इसलिए हुआ है क्योंकि एक पीरियोडिक पोटेंशियल होता है। तो ज़रा देखें यहाँ पर नॉर्मली क्या होता है, जैसे हमारे पास मान लो कि एक इलेक्ट्रॉन है, सिंपल इलेक्ट्रॉन है, या कोई भी मास, इलेक्ट्रॉन ना लो, एक मास ले लो m है, उसके ऊपर हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाया। तो जैसे हमने इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगाया, फोर्स की डायरेक्शन में मोशन होना शुरू हो गया, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रॉन के साथ क्या होता है कि वो आयनों के जाल से गुजर रहा है। इलेक्ट्रॉन जो होता है वो आयनों के जाल से गुजर रहा है। तो जब इलेक्ट्रॉन किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे होता है, जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है और उसके ऊपर एक फोर्स आप लगा रहे हो इस वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, एट द सेम टाइम ये आयन उसको खींच रहा है, ये आयन खींच रहा है, ये आयन खींच रहा है, ये आयन खींच रहा है। तो जो एक्सटर्नल फोर्स है, वो एक्सटर्नल फोर्स का काम
केवल इलेक्ट्रॉन के जो इनर्शिया है उसके खिलाफ उसको खींचना नहीं है। इलेक्ट्रॉन की इनर्शिया जो है तो है, उसके अलावा उसके चारों तरफ जो फोर्सेस लग रहे हैं उनको भी उसको टैकल करना है, उसको उनके उनके प्रभावों में उसको खींचना है उस इलेक्ट्रॉन को। और ये कैसे है, आयनों के एक पर्टिकुलर रीजन में तो पोटेंशियल कुछ और होता है, उनके बीच वाले हिस्से में पोटेंशियल कुछ और होता है, फिर उनके रीजन में पोटेंशियल कुछ और होता है। तो जो भी एक्सटर्नल फोर्स इलेक्ट्रॉनों खींच के ले जा रहा है वो ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन को एक कांस्टेंट पोटेंशियल या कांस्टेंट फोर्स से खींच रहा है, कहीं तेज कहीं धीमा, जैसे कहीं आप सोचो ऐसा है कि आप कोई चीज़ खींच के ले जा रहे हो तो कहीं चढ़ाई आई, आपको बहुत ताकत लगानी पड़ी उसे खींचने में, फिर कहीं ढाल आ गई तो वो अपने आप चलना शुरू हो गया। जैसे साइकिल चलाते हो, सपोज आपके पास एक रोड है, रोड कुछ ऐसी है, इस तरह की है रोड, इस तरह की रोड है, तो जब आप अपनी साइकिल यहाँ पर चला रहे हो, इस जगह पे हो आप, तो आपको बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ा, एफर्ट लगाना पड़ा है। उसके बाद जब आप अपनी साइकिल इस हिस्से में जाके निकालते हो तो आपको बड़े आराम से स्मूथली चलती, फिर तो ऐसा लग रहा है ना कि बहुत भारी हो गई साइकिल। जब चढ़ा रहे हो तो बहुत भारी हो गई साइकिल, और जब उतार रहे हो तो लग रहा है बड़ी हल्की साइकिल चल रही। तो आप अब इसको क्या कहें, इसको एक तरह से एक एक्सपीरियंस हम लोग करते हैं जब हम अलग अलग ढाल और चढ़ाई वाले हिस्से पे आते हैं। तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन एक पीरियोडिक पोटेंशियल से गुजर रहा है तो वो महसूस करता है, इस तरह से अपीयर होता है कि उसका मास जो है वो चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब है कि सिर्फ पीरियोडिक पोटेंशियल की वजह से ही है, बिल्कुल सही है। अच्छा देखो, इससे पहले क्या था, अगर हम कहें फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी में, फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी में हम क्या मानते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी में हम ये मानते हैं कि पोटेंशियल जो है वो कांस्टेंट होता है, जो इलेक्ट्रॉन है वो एक कांस्टेंट पोटेंशियल महसूस करता है। ये ब्लॉक थ्योरम से पहले की बात है। तो उस हिसाब से एनर्जी कितनी आती है, उस हिसाब से इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होती h²k²/2m। ये था, वहाँ हमने कोई मास वही माना था जो कि हम नॉर्मली मास मानते हैं। तो उसके हिसाब से आपके पास DE/dk क्या हो जाएगा h×2k/2m। तो 2 कैंसिल हो जाएगा, h×k/m। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, D2E/dk², ये हो जाएगा h×m। ये पूरा हट जाएगा, ये पूरा ठीक है। सो अब ऐसी स्थिति में अगर हम कहें इफेक्टिव मास का फॉर्मूला क्या होगा, इफेक्टिव मास का फॉर्मूला होगा h×² डिवाइडेड बाई h×²/m। तो ये हो जाएगा h×²/h×²m, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो इफेक्टिव मास होगा वो वही होगा जो रियल मास होता है। यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी के हिसाब से जब हम मानते हैं कि पोटेंशियल हमारी कांस्टेंट क्वांटिटी होती है, तो उस स्थिति में हमारे इफेक्टिव मास और रियल जो एक्चुअल मास होता है उसमें कोई फ़र्क नहीं होता। यानी इफेक्टिव मास का कंसेप्ट वहाँ पर कोई वैल्यू नहीं रखता, बिकॉज जो मास है वही है, जस का तस रहेगा। सो ये जानना ज़रूरी है कि जो पोटेंशियल की पीरियोडिसिटी आपने मान रखी है, उसी पोटेंशियल की पीरियोडिसिटी से बैंड गैप का भी स्ट्रक्चर हमारे सामने समझ में आता है, और उसी की वजह से ही हमारे पास ये इफेक्टिव मास का कॉन्सेप्ट भी समझ में आता है। एक चीज़ और यहाँ पर हम जान सकते हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्टिव मास। पॉजिटिव नेगेटिव इफेक्टिव मास की बात को हम कैसे समझ सकते हैं, इसके लिए हमें देखना पड़ेगा जो बैंड थ्योरी में जो हमने वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड की बात की थी, हमें उसके बारे में सोचना पड़ेगा।